नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी मनीहारा। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप ये बताएं कि कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं घर पे। मैं तो कम से कम अभी 2 स्टोरी रिकॉर्ड करती हूँ, उसे अपलोड करती हूँ और सभी घर पे है, तो सबके साथ बातचीत करते करते टाइम व्यतीत हो जाता है। और आप क्या कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही मैंने एक दूसरी ड्रैकुला की एक सीरीज़ स्टार्ट किया, उपन्यास अपलोड करना शुरू किया है। तो वो उपन्यास पार्ट बाय पार्ट मैं अपने दूसरे चैनल इंडियन यूट्यूबर सुनीता के किस्से कहानियों में अपलोड कर रही हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और उसके साथ साथ आई बटन में भी दे दूँगी। तो आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं और अगर पसंद आए तो सुन भी सकते हैं। और अगर आप सस्पेंस स्टोरी सुनना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हॉन्टेड स्टोरी करके और सस्पेंस स्टोरी करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सुन सकते हैं। और मेरे इस चैनल कथा मंथन पे भी सस्पेंस स्टोरी है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी। आप वहाँ जा कर के भी हॉन्टेड और सस्पेंस जो मैंने बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया है, वो सब अनुवादित कहानियाँ आप वहाँ से सुन सकते हैं। एक्चुअली अनुवाद करने में थोड़ा वक्त लग जाता है, इसी वजह से अनुवादित कहानियों में थोड़ा टाइम लग जाता है अपलोड करने में। अभी मैं विभूति भूषण जी की कहानियाँ भी अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि मैं उनका हिंदी अनुवाद अभी कर रही हूँ। तो अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुनीहारा यानी कि मोती खो गया, खोया हुआ मोती। तो स्नान घाट की टूटी फूटी सीढ़ियों के नजदीक मैंने अपनी नौका का लंगर डाला। सूर्य क्षितिज में छिप चुका। नाविक नौका के तख्ते पर ही मगरिब की नमाज अदा करने लगे। प्रत्येक सजदे के बाद उसकी काली छाया सिंदूरी आसमान के नीचे चमक के समान खिंच जाती। नदी के किनारे एक टूटी फूटी इमारत खड़ी थी, जिसका छज्जा इस प्रकार झुका हुआ था कि उसके गिरने में बहुत ज्यादा देर की आशंका नहीं थी। किसी भी समय धाराशायी हो सकता। उसके दरवाजों और खिड़कियों के किवाड़ बहुत पुराने थे और ढीले हो चुके थे। वहां चारों तरफ जो शून्यता छाई हुई थी, उस शून्य वातावरण में अचानक एक मनुष्य की आवाज मेरे कानों में सुनाई पड़ी। तो मैं भयभीत हो गया। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो एक पीले लंबे और बूढ़े मनुष्य की सूरत मेरी आंखों में दिखाई पड़ी, जिसकी हड्डियां निकली हुई थी। दुर्भाग्य के लक्षण उसके सिर से पैर तक प्रकट हो रहे थे। वह मुझसे मात्र 2-4 सीढ़ियां ऊपर सिल्क का मैला कोट और उसके नीचे एक मैली सी धोती बांधे हुए खड़ा था। उसका कमजोर शरीर, उतरा हुआ चेहरा और लड़खड़ाते हुए कदम बता रहे थे कि उस क्षुधा पीड़ित मनुष्य को शुद्ध हवा से अधिक भोजन की आवश्यकता है। जी, मैं रांची से आ रहा हूँ। यह सुनकर वह मेरे बराबर उसी सीढ़ी पर आ बैठा। और आपका काम? व्यापार करता हूँ। किस चीज का? इमारती लकड़ी, रेशम और त्रिफला का। आपका नाम क्या है? कुछ क्षण सोचने के बाद मैंने अपना एक कृत्रिम नाम बता दिया, किंतु वह अब मुझे एकटक देखता रहा। परंतु आपका आना यहाँ कैसे हुआ? केवल मनोरंजन के लिए ही या फिर वायु परिवर्तन के लिए? मैंने कहा, वायु परिवर्तन के लिए। यह भी खूब रही। मैं लगभग 6 साल से रोजाना यहाँ की ताजी हवा पेट भरकर खा रहा हूँ और साथ ही 15 ग्रेन कुनेन भी, परंतु अंतर कुछ नहीं हुआ। कोई फायदा यहाँ नहीं दिखाई देता। किंतु रांची और यहाँ की जलवायु में तो जमीन और आसमान का अंतर है, शक नहीं है इसमें। किंतु आप यहाँ ठहरे किस स्थान पर है? क्या इसी मकान में? शायद उस व्यक्ति को संदेह हो गया था कि मुझे उसके किसी गड़े हुए धन का कहीं से सुराग मिल गया है और मैं उस जगह पर ठहरने के लिए नहीं, बल्कि उसके गड़े हुए धन पर अपना अधिकार जमाने आया हूँ। मकान की भलाई बुराई के संबंध में एक शब्द तक कहे बिना उसने अपने उस मकान के स्वामी की 15 वर्ष पहले की एक कहानी सुनानी भी आरंभ कर दी। उसकी गंजी खोपड़ी में स्थित गहरी और चमकदार काली आंखें मुझे
कॉलरिज के पुराने नाविक की याद दिला रही थी। वह एक स्थानीय स्कूल में अध्यापक था। नाविक ने हम दोनों से अलग होकर रोटी बनानी शुरू कर दी। सूर्य अस्त होने के समय आकाश के सिंदूरी रंग पर अधिकार जमाने वाले अंधेरे में वह खंडर भवन एक विचित्र सा भयानक दृश्य प्रदर्शित कर रहा था। मेरे पास की सीढ़ी पर बैठे हुए उस दुबले और लंबे स्कूल मास्टर ने कहा, मेरे इस गांव में आने से लगभग 10 साल पहले एक आदमी फनी भूषण सहाय इस मकान में रहता था। उसका चाचा दुर्गा मोहन बिना अपने किसी उत्तराधिकारी के मर गया, जिसकी सारी जमीन जायदाद और लंबे चौड़े व्यापार का अकेला वही अधिकारी था। पाश्चात्य शिक्षा और नई सभ्यता का भूत फनी भूषण पर सवार था। कॉलेज में कई सालों तक वह शिक्षा प्राप्त कर चुका था। अंग्रेजों की तरह कोठी में वह जूते पहनकर घूमा करता। यह कहने की जरूरत नहीं है कि ये लोग उनके साथ कोई व्यापारिक रियायत देने के रवादार तो ना थे। वे भली प्रकार जानते थे कि फनी भूषण अंत में नए बंगाल की हवा में सांस ले रहा है। इसके अलावा एक और बला उसके सिर पर सवार थी, अर्थात उसकी पत्नी थी परम सुंदरी, और यह सुंदरी बला पाश्चात्य शिक्षा दोनों उसके पीछे ऐसी पड़ी कि तौबा भली, खर्च हद से ज्यादा था। तनिक शरीर गर्म हुआ और झट सरकारी डॉक्टर खट खट करके आप पहुंचे। शायद आपका भी विवाह हो चुका है। आपको वास्तव में यह अनुभव हो गया है कि कठोर आदत वाले पति को स्त्री सदैव पसंद करती है, पर वह अभागा व्यक्ति जो अपनी पत्नी के प्रेम से वंचित हो, यह ना समझ बैठे कि वह इस धन से माला माल नहीं है या सौंदर्य से वंचित है। विश्वास कीजिए, वह अपनी सीमा से अधिक कोमल प्रकृति और प्रेम के कारण इस दुर्भाग्य में फंसा हुआ है। मैंने इस विषय में खूब सोचा और इस निश्चय पर पहुंचा हूँ, और यह है भी ठीक। पूछिए क्यों? लीजिए, इस प्रश्न का संक्षिप्त और विस्तृत उत्तर इस प्रकार है। यह तो आप अवश्य मानेंगे ना कि कोई भी आदमी उस समय तक वास्तविक खुशी प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास अपने मनोगत विचार और स्वाभाविक योग्यताओं को प्रकट करने के लिए एक विस्तृत क्षेत्र न हो। सृष्टि के आरंभ से ही नारी जाति इस जंगी और कठोर स्वभाव पुरुष को जीतने के लिए खास तरीके सीखती चली आ रही। यदि उसे पहले से ही आज्ञाकारी पति मिल जाए तो उसके वे आकर्षक हथकंडे जो उसकी माँ और दादियों से बपौती रूप में मिले हैं और लंबे समय से लगातार चलते रहने की वजह से हद से अधिक सच भी सिद्ध हुए हैं, न केवल बेकार हो जाते हैं कि बल्कि स्त्री को भार स्वरूप मालूम होने लगते हैं। स्त्री अपने अपूर्व सौंदर्य के बल पर व्यक्ति का प्रेम और उसकी आज्ञाकारिता प्राप्त करना चाहती है, किंतु जो पति स्वयं ही उसके सौंदर्य के सामने झुक जाए वह वास्तव में दुर्भाग्यशाली होता है, और उससे अधिक दुर्भाग्यशाली उसकी पत्नी अपने आप को समझने लगती है। वर्तमान सभ्यता ने ईश्वर प्रदत्त उपहार पुरुष को सुंदर कठोरता उससे छीन ली। पुरुष ने अपनी निर्बलता से स्त्री के दाम्पत्य बंधन को किसी हद तक ढीला कर दिया, और मेरी इस कहानी का अभागा फणिभूषण भी इस नई सभ्यता की छलना से छला हुआ था, और यही वजह थी कि ना वह अपने कारोबार में सफल हो पा रहा था और ना ही गृहस्थ जीवन से संतुष्ट। यदि एक और वह अपने कारोबार में फायदे से बेखबर था तो दूसरी और अपनी पत्नी के पतित्व अधिकार से खफा। फनी भूषण की पत्नी मणिमालिका को प्रेम और विलास की सामग्री बिना मांगे मिली थी, और सुंदर और बहुमूल्य साड़ियों के लिए अनुनय विनय तो क्या, पति से कहने की भी आवश्यकता न होती थी। सोने के आभूषणों के लिए उसे झुकना न पड़ता, इसलिए उसके स्त्रोचित स्वभाव को आज्ञा देने वाले स्वर की जीवन में कभी आवश्यकता ही न पड़ी थी। यही कारण था कि वह अपने प्यार की भावनाओं में आवेश की स्थिति पैदा न कर पाती। उसके कान लो स्वीकार करो के मधुर शब्दों से वंचित थे, किंतु उसके होठ लाव और दो से सर्वथा अपरिचित। उसके सीधे स्वभाव का पति इस झूठी भावना की कहावत से मैं प्रसन्न था कि कर्म किए जाओ, फल की कामना मत करो, तुम्हारा परिश्रम कभी अकार्थ नहीं जाएगा। वह इसी मिथ्या भावना के पीछे हाथ पैर मारे जा रहा था, और परिणाम यह हुआ कि उसकी पत्नी उसे ऐसी मशीन समझने लगी जो बिना चलाए चलती है। खुद ही बिना कुछ कष्ट किए सुंदर साड़ियां और कीमती जेवरात बनाकर उसके कदमों पर डालती रही। उसके पुर्जे इतने ताकतवर और टिकाऊ थे कि कभी भी उनको तेल देने की जरूरत ही न होती थी। फणिभूषण की जन्मभूमि और रहने की जगह करीब ही एक देहात का गांव था, किंतु उसके चाचा के व्यापार का मुख्य केंद्र यही शहर था।
इसी वजह से उसकी उम्र का अधिक भाग यहीं व्यतीत हुआ था। उसकी माँ मर चुकी थी, किंतु मौसी और मामियाँ आदि ईश्वर की कृपा से विद्यामान थी। परंतु वह शादी के बाद ही फौरन मणिमालिका को अपने साथ ले गया। उसने विवाह अपने सुख के लिए किया था, न कि अपने संबंधियों की सेवा के लिए। पत्नी और उसके अधिकारों में जमीन आसमान का अंतर था। पत्नी को प्राप्त कर लेना और उसकी देखभाल करना उसको अपना बनाने के लिए काफी नहीं हुआ करता। मणिमालिका सोसाइटी या क्लबों में जाने की अधिक भक्त न थी, इसलिए बेकार का व्यय उसे पसंद न था, बल्कि इसके विपरीत वह बहुत सावधानी रखने वाली औरत थी। जो उपहार फनी भूषण उसको एक बार ला देता, फिर क्या मजाल कि उसको हवा भी लग जाए, क्योंकि एक सावधानी पूर्वक रख दिया जाता था और कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी पड़ोसी को उसने भोजन पर बुलाया हो। वह उपहार या भेंट लेने देने के पक्ष में भी नहीं थी। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह थी कि 24 साल की उम्र में भी मणिमालिका 14 वर्ष की सुंदर युवती दिखती थी। ऐसा मालूम होता था मानो उसका रूप लावण्य केवल स्थायी नहीं बल्कि चिर स्थायी रहने वाला हो। मणिमालिका के पार्श्व में हृदय नहीं था तो सिर्फ बर्फ का टुकड़ा, जिस पर प्रेम की कुछ भी आंच न पहुंचती थी। फिर वह पिघलता क्यों और उसका यौवन ढलता किस प्रकार? जो पेड़ पत्तों से लदा होता अक्सर वह फल से वंचित रहता। मणिमालिका का सौंदर्य भी पुष्प विहीन था। वह संतानहीन थी। वह इतना रख रखाव और व्यक्तिगत देखरेख करती तो किसके लिए? उसका सारा ध्यान अपने आभूषणों पर ही केंद्रित था। संतान होती तो शायद बसंत की मीठी मीठी धूप की तरह उसके बर्फ के हृदय को पिघलाती और वह साफ जल उसके गृहस्थ जीवन के मुरझाए हुए पेड़ को भी हरा कर देता। मणिमालिका गृहस्थ के कामकाज और मेहनत से भी कभी नहीं कतराती थी। जो काम वह खुद कर सकती उसका पारिश्रमिक देना उसे बहुत खलता। ना दूसरों के दुख का उसे ध्यान था और ना नाते रिश्तेदारों की चिंता। उसे अपने काम से काम था। इस शांत जीवन के कारण वह स्वस्थ और सुखी थी। ना कभी उसे फिक्र होती और ना कोई दुख और चिंता। जो पत्नी हर समय फरमाइशें लेकर पति की छाती पर चढ़ी रहे, वह सारे गृहस्थ के लिए एक सिरदर्द साबित होती है। कम से कम मेरी तो यही राय है कि हद से ज्यादा किया गया प्रेम पत्नी के लिए शायद ही गौरव की बात हो, किंतु पति के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होता। जरा सोचिए कि क्या पुरुष के लिए यही एक काम रह गया है कि हर वक्त यही तोलता रहे कि उसकी पत्नी उसे कितना प्यार करती है। मेरा तो गृहस्थ जीवन के विषय में यह दृष्टिकोण है कि समय वही अच्छा बीतता है जब पति अपना काम करे और पत्नी अपना। स्त्री का सौंदर्य और प्रेम योनि त्रिया चरित्र आदमी की बुद्धि के ऊपर की चीज है, किंतु स्त्री पुरुष के प्रेम के उतार चढ़ाव और उसके अंतर को गंभीर दृष्टि से देखती है। वह शब्दों के लहजे और छिपी हुई बात के अर्थ को तुरंत अलग कर देती है। इसका मात्र यही है कि जीवन के व्यापार में स्त्री की पूंजी ले देकर केवल पति का प्रेम है। यही उसके जीवन का एकमात्र सहारा है। यदि वह पुरुष की रुचि के वायु के प्रवाह को अपने जीवन नैया के वितान से स्पर्श कराने में सफल हो जाए तो निश्चित रूप से उसकी जीवन नैया अभिप्राय के तट पर पहुंच जाती है। इसलिए प्रेम की कला कल्पनात्मक मशीन पुरुष के हृदय में नहीं, स्त्री के हृदय से लगाई गई है। प्रकृति ने पुरुष और स्त्री की पसंद के विषय में स्पष्ट अंतर रखा है, किंतु पाश्चात्य सभ्यता इस स्त्री पुरुष के अंतर को मिटा देने पर तुली हुई है। मैं बहुत देर से अपने आप को नीरस बातों में उलझाई हूँ, परंतु किसी हद तक मैं माफी प्राप्त करने के योग्य भी हूँ। मैं अपनों से दूर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मेरी दशा उस तमाशा देखने वाले दर्शक के समान है जो दूर से ही गृहस्थ जीवन का तमाशा देख रहा हो और वह उसके गुणों से फायदा उठाकर केवल उसके लिए कुछ सोच सकता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन पर मेरे विचार अत्यंत गंभीर है। मैं अपने शिष्यों के सम्मुख तो यह विचार प्रकट नहीं कर सकता, इस कारण आपके सामने प्रकट करके अपने हृदय का बोझ हल्का कर रहा हूँ। आप अवकाश के क्षणों में इन बातों पर जरूर विचार कीजिएगा। कहने का सारांश यह है कि कहानी के पात्र फनी भूषण को यद्यपि गृहस्थ जीवन के में प्रकट रूप में कोई कष्ट न था। उन्हें समय पर भोजन मिल जाता, घर का प्रबंध सुचारू रूप से चल रहा था, किंतु फिर भी एक अव्यक्त बेचैनी और अविश्वास उनके दिल में समाया हुआ था और वह यह नहीं समझ पाते थे कि वह है क्या। उसकी हालत उस बच्चे के समान थी जो रो रहा है और नहीं जानता कि उसके हृदय में कोई इच्छा है या नहीं। अपनी सुंदर जीवन संगिनी के हृदय के घर रूपी खाली जगह को वह सुनहरे और मूल्यवान आभूषणों तथा
इसी प्रकार के अन्य उपहारों से भर देना चाहता था। उसका चाचा दुर्गा मोहन दूसरी तरह का आदमी था। वह अपनी पत्नी के प्रेम को किसी भी कीमत पर खरीदने के पक्ष में ना था और ना ही वह प्रेम के विषय में चिड़चिड़े स्वभाव का था। फिर भी अपनी जीवन संगनी के प्रेम की प्राप्ति के लिए वह भाग्यशाली था। जिस प्रकार एक सफल दुकानदार को किसी हद तक बेअदब होना जरूरी है, ठीक उसी तरह एक सफल पति बनने के लिए पुरुष को किसी सीमा तक कठोर स्वभाव वाला बन जाना भी बहुत आवश्यक है। और आपको मैं ये प्रार्थना पूर्वक सीख देता हूँ। ठीक उसी समय गीदड़ों की चीख पुकार जंगल में सुनाई दी। ऐसा प्रतीत होता था कि या तो उस स्कूल के अध्यापक के दाम्पत्य जीवन के मनोविज्ञान पर घिनौना मजाक कर रहे हैं, या फनी भूषण को कहानी के प्रवाह को कुछ क्षणों के लिए अपनी उस चीख पुकार से रोक देना चाहते हैं। फिर भी बहुत शीघ्र ही वह चीख पुकार रुक गई और पहले से भी गहन खामोशी और अंधकार वायुमंडल पर छा गया। किंतु स्कूल के अध्यापक ने कहानी दोबारा शुरू की। अचानक फनी भूषण के बड़े व्यवसाय में अप्रत्याशित और दूसरों को सीख देने योग्य अवनति दृष्टिगोचर हुई। और यह क्यों हुआ, इसका उत्तर मेरी समझ के बाहर है। संक्षिप्त में यही कहा जा सकता है कि बुरे वक्त ने उसके लिए बाजार में साख बरकरार रखना कठिन कर दिया। यदि किसी प्रकार कुछ दिनों के लिए वह एक बड़ी पूंजी की व्यवस्था करके मंडियों में फैला सकता तो हो सकता था कि बाजार से माल को ना खरीदने के तूफान से बच निकलता। किंतु इतनी बड़ी रकम का तुरंत प्रबंध करना आसान ना था, और यदि स्थानीय साहूकारों से कर्ज मांगता तो अनेक प्रकार की अफवाहें फैल जाती और उसकी साख को असहनीय क्षति पहुंचती। यदि पत्र व्यवहार से भुगतान का तरीका अपनाता तो जो रुक्का या पर्चे के बिना संभव न था, और इससे उसकी ख्याति को बहुत बड़ा आघात पहुंचने की संभावना थी। केवल एक उपाय था, पत्नी के आभूषणों के बदले रुपया प्राप्त किया जाए। और इन्हीं विचारों ने उसके हृदय में दृढ़ निश्चय का रूप ले लिया। फनी भूषण मणि मालिका के पास गया, परंतु वह ऐसा पति ना था कि अपनी पत्नी से स्पष्ट और सबलता से यह बात कर सके। दुर्भाग्यवश उसे अपनी पत्नी से इतना गहरा प्रेम था जैसा कि उपन्यास के किसी नायक को नायिका से हो सकता है। सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर बहुत ज्यादा है, किंतु आकर्षण युक्त नहीं। यही हालत फनी भूषण के प्रेम की थी। उस प्रेम का मणि मालिका के हृदय पर कोई आकर्षणशील असर ना था, किंतु मरता क्या ना करता। आर्थिक कठिनाई की चर्चा, प्रोनोट, कर्जे का कागज, बाजार के उतार चढ़ाव की दशा, इन सब बातों को कंपित और दीनहीन स्वर में फनी भूषण ने अपनी पत्नी को बताया। झूठे मान, असत्य विचार और भावावेश में साधारण सी समस्या भी कठिन बन गई। अस्पष्ट शब्दों के विषय की गंभीरता को व्यक्त करते हुए अभागे फनी भूषण ने डरते डरते कहा, तुम्हारे आभूषण? मणि मालिका ने ना तो हाँ कही और ना उसके चेहरे से कुछ ज्ञात ही हो सका। इससे फनी भूषण के हृदय को गहरी ठेस पहुंची, किंतु उसने उसे प्रकट ना होने दिया। उसमें पुरुषों की सी वह हिम्मत ही ना थी कि प्रत्येक वस्तु का वह प्रतिदिन निरीक्षण करता। उसके इनकार पर उसने किसी प्रकार की चिंता व्यक्त ना की। वह ऐसे विचारों का पोषक व्यक्ति था कि प्रेम संसार में शक्ति और आधिपत्य से काम नहीं चल सकता। पत्नी की स्वीकृति के बिना वह आभूषणों को छूना भी पाप समझता था। इसलिए हताश होकर रुपए की प्राप्ति के लिए युक्तियां सोचकर कलकत्ता चला गया। पत्नी अपने पति के विषय में अच्छी तरह जानती है, उसकी नस नस से वाकिफ होती है, पर पति अपनी पत्नी के चरित्र का इतना गंभीर अध्ययन नहीं कर पाता। यदि पति कुछ गंभीर व्यक्तित्व का हो तो वह पत्नी के चरित्र के कुछ भाग को उसकी तेज नजर से बचाकर जान लेता है। शायद यह सच है कि मणि मालिका ने फनी भूषण को अच्छी तरह ना समझा हो। एक पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित व्यक्ति का व्यक्तित्व मूर्ख स्त्री के अंधविश्वास जैसे जीवन और उसकी समझ बूझ से प्रायः ऊंचा होता है। वह स्वयं स्त्री की तरह रोमांचकारी व्यक्ति बनकर रह जाता है, और इसी कारण पुरुष को किसी भी आदतों में फनी भूषण के व्यक्तित्व को पूरी तरह शामिल भी नहीं किया जा सकता। मूर्ख, अंधा, जंगली मणि मालिका ने अपने बड़े सलाहकार मधुसूदन को बुलाया। वह उसका दूर के रिश्ते में चचेरा भाई था और फनी भूषण के कारोबार में एक आसामी की तरह देखरेख पर नियुक्त हुआ था। वह अपनी काबिलियत के कारण नहीं बल्कि रिश्तेदारी के जोर पर उस स्थान पर अधिकार जमाए हुए बैठा था। काम की चतुराई के कारण नहीं बल्कि रिश्तेदारी की धौंस में प्रत्येक महीने वेतन से भी अधिक रकम वह उड़ा लेता था। मणि मालिका ने सारी राम कहानी सुनाई और आखिर में पूछा, क्या करूं, अच्छी सलाह दो। मधुसूदन ने बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से भाव से सिर हिलाकर कहा, मेरा माथा ठनकता है, इस मामले में दक्ष नहीं दिखाई देते।
सांसारिक बुद्धिहीन व्यक्तियों को हर कार्य में शक्की दिखाई दिया करता है, उनको किसी काम में कुशलता दिखाई ही नहीं देती। फनी भूषण को रुपया तो ना मिल सकेगा और अंत में तुम्हारे आभूषणों से ही तुमको हाथ धोना पड़ेगा। सांसारिक समस्याओं और पुरुष तथा नारी के संबंध में जो मणिमालिका के अपने व्यक्तिगत विचार थे, उनके प्रकाश में मधु के द्वारा निकाले हुए परिणाम का पहला भाव संभावित और दूसरा सच मालूम होता था। उसके हृदय से यकीन जाता रहा कि संतान उसके थी नहीं, बाकी रहा पति, वह किसी गिनती में पहले से ही नहीं था, इसलिए उसका संपूर्ण ध्यान अपने आभूषणों पर केंद्रित था। इन्हीं से उसके हृदय की प्रसन्नता थी। यही उसके संतान के समान प्यारे थे। संतान को माँ से छीन लीजिए, फिर देखिए ममता की क्या दशा होती है। यही दशा मणिमालिका की थी। उसका यह विचार था, उसके आभूषण पति के मंसूबों की भेंट हो जाएंगे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मणिमालिका ने पूछा। अभी तो मायके चली जाओ और सारे आभूषण वहां छोड़ाओ, चालाक मधु ने कहा। इस प्रकार उसकी हाड़ी को भी बघार लगने की उम्मीद थी। यदि सारे नहीं तो कुछ आभूषण तो अवश्य ही मधु को अपने हत्थे चढ़ने की उम्मीद थी। मणिमालिका उसी समय राजी हो गई। बढ़ते हुए अंधकार से स्कूल के अध्यापक पर भी गंभीरता छा गई, किंतु कुछ पलों के बाद उसने फिर वर्णन शुरू किया। जबकि सावन की घटाएं आसमान पर डेरा जमाए हुए थी, बारिश मूसलाधार हो रही थी। छुटपुट के समय ही एक नौका ने रेतीली सीढ़ियों पर लंगर डाला। दूसरे दिन सुबह घटाटोप अंधेरे में मणिमालिका आई और एक मोटी चादर से सिर से पांव तक लिपटी हुई नौका पर सवार हो गई। मधु, जो रात से उसी नौका में सोया हुआ था, उसकी आहट से जाग गया। आभूषणों की संदूकची मुझे दे दो ताकि सुरक्षित रख लूं। अभी ठहरो, जल्दी क्या है, चलो तो सही, आगे देखा जाए। नौका का लंगर उठा और आवाज हुई। नौका नदी की लहरों से जूझने लगी। मणिमालिका ने सारे आभूषण एक एक करके पहन लिए। संदूक में बंद करके ले जाना असुरक्षित मालूम होता था। मधु हक्का बक्का रह गया जब उसने देखा कि मणि के पास तो कोई संदूकची ही नहीं है, जिसकी उसने कल्पना भी ना की थी। उसने आभूषणों को अपने प्राणों से लगा रखा है। चाहे मणिमालिका ने फणिभूषण को ठीक तरह से ना समझा था, किंतु मधु के चरित्र का बिल्कुल ही ठीक अंदाजा लगाया था। जाने से पहले मधु ने फणिभूषण के एक विश्वासी मुनीम को लिख भेजा था कि मैं मणिमालिका के साथ उसको मायके पहुंचाने जा रहा हूँ। यह मुनीम संसार का अनुभवी और बड़ी उम्र का व्यक्ति था और फणिभूषण के पिता के समय से ही उसके साथ था। वह मणिमालिका के इस प्रकार जाने से बहुत चिंतित और शकप्रस्त हुआ। उसने अपने मालिक को फौरन लिखा। वफादारी और खैर ख्वाही से उसे प्रेरणा दी कि अपने पत्र में उसने मालिक को खूब खरी खरी सुनाई। पति की लाज और दूरदर्शिता दोनों का यह अर्थ नहीं कि पत्नी को इस प्रकार आजाद छोड़ दिया जाए। मणिमालिका के हृदय के संदेह को फणिभूषण समझ गया। उसे उसका बहुत दुख हुआ। वह इस संबंध में शिकायत का एक शब्द भी जबान पर न लाया। उसने अपमान और कष्ट सहे, किंतु मणिमालिका पर कोई दबाव डालना ठीक न समझा। किंतु फिर भी इतना अविश्वास। सालों से वह मेरी एकांत और संसार की साथी रही। आश्चर्य कि उसने मुझे अभी तक कुछ बताया भी नहीं। इस मौके पर कोई और होता तो क्रोधावश में ना जाने क्या कर बैठता, किंतु फणिभूषण मौन ही रहा और अपना दुख प्रकट करके मणिमालिका को दुखित करना ठीक न समझा। जिस प्रकार औरत सावन के बादलों की तरह बात बात पर आंसुओं की झड़ी लगा देती है, पुरुष को चाहिए कि दावानल की भांति स्त्री के जरा जरा से आचरण पर भड़क जाए, किंतु अब वह पहले जैसे दिन कहाँ। फणिभूषण ने मणिमालिका को अपनी गैर मौजूदगी में बिना सूचना दिए मायके जाने के विषय में कोई डांट फटकार का पत्र ही ना लिखा, बल्कि यह तय कर लिया कि मरते दम तक उसके आभूषणों का नाम भी कभी जबान पर ना लाएगा। रुपयों की वसूली में फणिभूषण सफल हो गया। उसके कारोबार के सारे रास्ते खुल गए। उसने सोचा मणिमालिका घर वापस आ गई होगी। फणिभूषण के विचारों में 10 साल पहले का तुच्छ और असफल याचक जब मस्तानी चाल से घर में कदम रखेगा और पत्नी की दृष्टि उसकी सफलता से दमकते मुख पर पड़ेगी, तो वह अपने इनकार पर स्वयं लज्जित होगी और नादानी पर पश्चाताप। इन्हीं विचारों में मग्न फणिभूषण शयन कक्ष के पास पहुंचा तो वहां दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ताला तुड़वाकर अंदर घुसा तो तिजोरी के किवाड़ खुले पड़े थे। इस आघात से वह लड़खड़ा गया। शुभ चिंता और प्रेम उस समय उसके पास निरर्थक और अस्पष्ट थे। सोने का पिंजरा जिसके प्रत्येक सुनहरी तीली को उसने अपने प्राण और आन का मूल्य देकर प्राप्त किया था, टूट चुका था और यह सब खाली पड़ा था। वह दिवालिया हो चुका था और सिवाय गहरी सांस, आंसू और हृदय की गहरी वेदना के अलावा उसके पास कुछ भी शेष ना था। मणिमालिका को बुलाने का ध्यान भी उसके हृदय में ना आया। उसने यह तय कर लिया कि अब चाहे वह आए या ना आए, किंतु बूढ़ा मुनीम इस फैसले के खिलाफ था। वह प्रार्थना कर रहा था कि कम से कम
कुशल क्षेम अवश्य पूछनी चाहिए। इतनी देर का कोई कारण समझ में नहीं आता। उसके अनुरोध से विवश होकर मणिमालिका के मायके में आदमी भेजा गया, किंतु वह यह अशुभ समाचार लाया कि ना यहाँ मणिमालिका ही है ना ही मधु। जब उसने यह सुना तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। नदी पार आदमी दौड़ाए गए। खोज और प्रयत्न में किसी प्रकार की कमी न रखी, किंतु ना पता चलना था और न चला। यह भी मालूम न हो सका कि नौका किस दिशा में गई है और नौका का नाविक कौन था। हताश फनी भूषण हृदय महसूस कर बैठ गया। कृष्ण जन्माष्टमी की संध्या थी। तेज बारिश हो रही थी। फनी भूषण शयन कक्ष में अकेला था। गांव में इस समय एक व्यक्ति भी नहीं रह गया था। जन्माष्टमी के मेले में गांव का गांव सूना हो गया था। मेले की चहल पहल देखने और महाभारत का नाटक देखने के शौक ने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को मेले की तरफ खींच लिया था। शयन कक्ष की खिड़की का एक किवाड़ बंद था। फनी भूषण दीन दुनिया से बेखबर वहीं बैठा था। शाम का झुटपुटा रात के गहन अंधेरे में बदल गया, किंतु इस डरावने अंधेरे, मूसलाधार वर्षा और ठंडी वायु का उसको तनिक भी ध्यान न था। दूर से आने वाली गाने की मीठी ध्वनि से उसका श्रवण शक्ति सर्वथा अनजान थी। दीवार पर विष्णु और लक्ष्मी के चित्र लगे हुए थे। फर्श साफ सुथरा था और प्रत्येक वस्तु यथास्थान रखी हुई थी। पलंग के पास एक खूंटी पर एक सुंदर और आकर्षक साड़ी लटकी हुई थी। सिरहाने एक छोटी सी मेज पर पान का एक बीड़ा खुद मणिमालिका के हाथ का बना हुआ रखा सूख गया था। विभिन्न वस्तुएं सलीके से अपने यथास्थान रखी हुई थी। एक ताक में मणिमालिका का प्रिय लैंप रखा हुआ था, जिसको वह अपने हाथ से प्रकाशित किया करती थी, जो उसकी अंतिम विदाई का स्मरण करा रहा था। मणि की याद में इन संपूर्ण वस्तुओं का मौन रुद्रन उस कमरे को शोक स्थल बनाए हुए था। फनी भूषण का हृदय खुद कह रहा था, प्यारी मणि आओ और अपने प्राणमय सौंदर्य से इन सब में प्राण फूंक दो। कहीं आधी रात के आसपास जाकर बूंदों की ठपठपाहट थमी, किंतु फनी भूषण अभी भी अपने विचारों में बैठा था। अंधेरी रात के असीमित धुंधले वायुमंडल पर मृत्यु के राज का सिक्का चल रहा था। फनी भूषण की दुखती हुई आत्मा का रुग्ण स्वर इतना पीड़ामय था कि यदि मृत्यु की नींद सोने वाली मणिमालिका भी सुन पाए तो एक बार आंखें खोल दे और अपने सोने के आभूषण पहने हुए उस अंधेरे में ऐसी प्रकट हो जाए जैसे कसौटी के कठोर पत्थर पर किंचित सुनहरी रेखा। अचानक फनी भूषण को पैरों की अस्पष्ट आहट सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था कि वह आहट नदी के तट से उस घर की ओर वापस आ रही है। नदी की भयानक लहरें रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देती। उम्मीद की खुशी से उसे जीवित कर दिया। उसकी आंखें चमक उठी। उसने अंधकार के पर्दे को फाड़ना चाहा, किंतु व्यर्थ। जितना अधिक वह नेत्र फाड़कर देखता, अंधकार के पर्दे अधिक गहन होते जाते और यह मालूम होता था कि प्रकृति इस भयावनी अंधेरी रात में मनुष्य के हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। आवाज समीपतर होती गई, यहाँ तक कि सीढ़ियों पर चढ़ी और सामने द्वार पर धीमी धीमी खटखट सुनाई दी, ऐसी जैसे आभूषणों में से सुसज्जित किसी स्त्री का हाथ द्वार खटखटा रहा हो। फनी भूषण सहन न कर सका। जीने से उतरकर बरामदे से होता हुआ वह दरवाजे तक पहुंचा। ताला बाहर से लगा हुआ था। पूरी शक्ति से उसने द्वार हिलाया। शोरगुल से उसका सपना टूटा तो वहां कुछ ना था। वह पसीने से भीगा हुआ था। हाथ पांव ठंडे पड़े हुए थे। उसका हृदय टिमटिपाते हुए दीपक के आखिरी प्रकाश की तरह जलकर बुझने को तैयार था। बारिश की तड़ तड़ ध्वनि के अलावा उसे कुछ भी नहीं सुनाई। फनी भूषण से यह वास्तविकता किंचित मात्र भी विस्मृत न हुई कि उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी होते होते रह गई। दूसरी रात को फिर नाटक होने लगा। नौकर ने नाटक देखने जाने की इजाजत चाही तो उसे चेतावनी दे दी कि बाहर का द्वार खुला रखे। यह कैसे हो सकता है? विभिन्न स्वभाव के व्यक्ति बाहर से मेले से आए और कोई भी तो घटना घट सकती है। नौकर ने कहा, नहीं तुम जरूर खुला रखो, मैं फिर मेले नहीं जाऊंगा। नहीं तुम जाओ। नौकर अचंभे में था, आखिर उनका मतलब क्या है। जब शाम हो गई और चारों ओर अंधकार छा गया तो फनी भूषण उसी खिड़की के सामने आ बैठा। आसमान पर गहरा खोरा छाया हुआ था। घनघोर घटाएं ऐसी तुली खड़ी थी कि जल थल एक कर दे। चारों तरफ गहरी खामोशी का राज्य था। मालूम होता था कि सारे संसार का वायुमंडल मौन भाव से किसी मधुर आवाज को सुनने के लिए अपने कान लगाए।
आधी रात के समय पुनः दिन भर का शोर, चहल पहल, रात्रि की निस्तब्धता मौन में सोने लगा। रात ने अपने काले वस्त्रों पर एक काला आवरण डाल दिया। पहली रात की भांति फनी भूषण को फिर वही आवाज सुनाई दी। उसने नदी की ओर नजर उठाकर देखा। ईश्वर न करे कि कोई अनाधिकार चेष्टा द्वारा समय से पूर्व ही उसकी आकांक्षाओं का खून कर दे। वह इस तरह मूर्तिवत बैठा रहा। पंजों की आहट से सुनसान घाट की सीढ़ियों की ओर से आकर उसके दरवाजे में प्रविष्ट हुई। चक्कर वाले जीने की सीढ़ियों पर चढ़कर अंदर के कमरे की तरफ बढ़ा। लहरों की प्रतिस्पर्धा में और वह आवाज बरामदे से होती हुई शयन कक्ष की ओर आई और ठीक द्वार पर आकर ठहर गई। अब केवल द्वार प्रवेश करना बाकी था। फनी भूषण की आकांक्षाएं मचल उठी। संतोष का आंचल हाथ से जाता रहा और वह अचानक कुर्सी से उछल पड़ा और एक दिग्भरी चीख, मनी, उसके मुख से निकला। लेकिन आज वहां कोई नहीं था। वहां था तो मेंढकों की आवाज, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों की तड़तड़ के अलावा कुछ ना था। दूसरे दिन मेला छटने लगा। दुकानें उठनी शुरू हो गई। मेला देखने वाले अपने अपने घरों को वापस जाने लगे। मेले की शोभा समाप्त हो गई। फनी भूषण ने दिन में व्रत रखा। सब नौकरों को आज्ञा दे दी कि आज रात में कोई भी व्यक्ति ना रहे। नौकरों का विचार था कि हमारे मालिक आज किसी खास मंत्र का अनुष्ठान करेंगे। शाम के समय जब आसमान पूर्णतः साफ था, वर्षा से धुले हुए आकाश में सितारे चमक रहे थे और पूर्णिमा का चांद निकला हुआ था, हवा भी मंद मंद बह रही थी। मेले से लौटे हुए दर्शक अपनी थकान उतार रहे थे, बेसुध हुए सो रहे थे और नदी पर भी कोई नौका दिखाई न देती थी। फनी भूषण उसी खिड़की के सामने आ बैठा और तकिए से सिर लगाकर आसमान की ओर ध्यान से देखने लगा। उसको तब वह समय याद आया जब वह कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। शाम के समय चौक में लेटकर अपनी भुजा पर सिर रखकर झिलमिलाते हुए सितारों को देखकर मनी मालिका की सौंदर्य कल्पना में खो जाया करता था। उस दिन कुछ समय का बिछड़ मिलन की आशाओं को अपने आंचल में लिए बहुत ही प्यारा मालूम होता था। सितारे आसमान से ओझल होने लगे। अंधकार ने दाएं बाएं नीचे ऊपर चारों तरफ पर्दे डालने शुरू किए। किंतु आज फनी भूषण पर एक विशेष प्रकार का असर था। वह अनुभव कर रहा था कि उसकी आशाओं के पूर्ण होने का समय अब काफी समीप है। पिछली रातों की भांति आज फिर किसी के पांव की आहट स्नान घाट की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। फनी भूषण ने आंखें बंद कर ली, विचारों में मग्न हो गया। पांव की आहट मुख्य द्वार से प्रविष्ट होकर अब संपूर्ण मकान में होती हुई शयन कक्ष के द्वार पर आकर विलीन हो गई। फनी भूषण का पूरा शरीर कांपने लगा, परंतु वह दृढ़ निश्चय कर चुका था कि अंत तक आंखें न खोलेगा। आहट कमरे में प्रविष्ट हुई। कुटी पर लटकी साड़ी, ताक के लैंप, खुले हुए पानदान और अन्य वस्तुओं के पास थोड़ी थोड़ी देर तक ठहरी और अंत में फनी भूषण की कुर्सी की तरफ बढ़ी। अब फनी भूषण ने आंखें खोल दी। धीमी धीमी चांदनी खिड़की से छनकर आ रही थी। उसकी नजर के सामने एक हड्डियों का पंजर खड़ा था। उसके रोम रोम में छल था, कलाइयों में कड़े, गले में माला। सारांश यह था कि प्रत्येक जोड़ जड़ा हुआ आभूषण से दमक रहा था। संपूर्ण आभूषण ढीले होने के कारण निकले पड़ते थे। आंखें वैसी ही बड़ी बड़ी और चमकीली, परंतु प्रेम भाव से शून्य थी। 18 वर्ष पूर्व विवाह की रात को शहनाइयों के मीठे स्वरों में इन्हीं मोहिनी आंखों से मणिमालिका ने फनी भूषण को पहली बार देखा था और आज वही आंखें बारिश की भीगी चांदनी में उसके चेहरे पर जमी हुई। उस अस्थि पंजर ने दाएं हाथ से संकेत किया। फनी भूषण स्वयं चल पड़ने वाली मशीन की भांति उठा और पंजर के पीछे पीछे हो दिया। हर कदम पर उसकी हड्डियां चटक रही थी और आभूषण झंकृत हो रहे थे। वे बरामदे से होते हुए सीढ़ियों के नीचे उतरे और उसी पथ पर हो लिए जो स्नान घाट पर जाता था। अंधेरे में जुगनू कभी कभी चमक उठते थे। मध्यम धीमी चांदनी पेड़ों के गहन पत्तों में से निकलने के लिए प्रयत्नशील थी। वे दोनों नदी के किनारे पर पहुंचे। पंजर ने सीढ़ियों से नीचे उतरना आरंभ किया। जल पर चांदनी की छाया नदी की लहरों से क्रीड़ा कर रही थी। पंजर
नदी में कूद पड़ा और उसके पीछे फनी भूषण का पाँव भी नदी में गया। उसके स्वप्न की छलना टूटी तो वहां कोई न था, केवल था तो अंधकार। पेड़ों की एक पंक्ति चौकीदारी कर रही थी। अब फनी भूषण के सारे बदन पर कंपन छाया होता। फनी भूषण भी एक अच्छा तैराक था, किंतु अब उसके हाथ पांव अपने बस में न थे। दूसरे ही पल वह भी नदी की असीम जल में समा चुका। इस दर्द भरे अंत पर स्कूल के अध्यापक ने कहानी को समाप्त किया। उसकी समाप्ति पर हमें फिर एक बार खामोश वायुमंडल का एहसास हुआ। मैं भी खामोश था, अंधेरे में मुंह के भावों का अध्ययन नहीं कर सकता था। क्या आप इसको कहानी कहते हैं? उसने शक की मुद्रा में पूछा। नहीं, मैं तो इसे सत्य नहीं समझता। सबसे पहला कारण तो इसका कि यह कि मेरी प्रकृति उपन्यास और कहानी लेखन से ऊंची है, और दूसरी वजह यह है कि मैं ही तो फनी भूषण हूँ। स्कूल का अध्यापक कुछ अधिक बेचैन नहीं था। किंतु आपकी पत्नी का नाम? उसने पूछा। नर्मदा काली।